अध्याय 10 सब्जेक्ट साइंस बायो अध्याय 6 जय प्रक्रम। मैं विकास कुमार रंजन। यह वीडियो का चौथा भाग है और मेरे विद्यालय का नाम बंगला कन्या मिडिल स्कूल सारम गोमिया है। और आप इस वीडियो में जान पाएंगे मनुष्य में पोषण को, और दूसरा है पृष्ठ संख्या 111 के प्रश्न संख्या 1 से 5 के हल को। और इसके पहले की वीडियो में आप जान चुके हैं तीसरे भाग में। तो वीडियो के तीसरे भाग में आप जान गए हैं क्रियाकलाप 6.2 को, दूसरा विषम पोषी पोषण को, और तीसरा जीव अपना भोजन कैसे करते हैं, और चौथा क्रियाकलाप 6.3 को। जो बच्चे तीसरे वीडियो को नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप उस वीडियो के तीसरे लिंक को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, तब आगे देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं जय प्रक्रम अध्याय 6। यह एनसीईआरटी की किताब है और यह कक्षा 10 का जीव विज्ञान है। और चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं पाठ के आगे के भाग के साथ। मनुष्य में पोषण। आहार नाल मूल रूप से मुंह से गुदा तक विस्तरित एक लंबी नली है। चित्र 6.6 में हम इस नली के विभिन्न भागों को देख सकते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में एक बार प्रविष्ट हो जाता है उसका क्या होता है, हम यहाँ इस प्रक्रम की चर्चा करेंगे। और बच्चों, ये क्रियाकलाप 6.3 है जो हम लोग वीडियो के तीसरे भाग में कर चुके हैं। आप वीडियो के तीसरा भाग देख सकते हैं और समझ सकते हैं। हम इसके आगे के भाग को देखेंगे। यहाँ पर हम मानव पाचन तंत्र देख सकते हैं। सबसे पहले जिह्वा है, उसके बाद मुंह गुहा, उसके बाद ग्रसिका है, उसके बाद आमाशय, आमाशय के ऊपर डायाफ्राम है, मतलब इसके ऊपर हमारा फेफड़ा, लंग्स और हृदय होता है। और उसके बाद ये पित्ताशय पित्त का भंडारण करता है। और पित्त नली, यकृत, क्षुद्रांत, अग्नाशय और बृहदांत्र, कोलॉन, परिशोषिका और गुदाद्वार। तो ये मानव पाचन तंत्र का तस्वीर है और इसमें सारी अंगों को दिखाया गया है जहाँ से होकर हमारा भोजन जाता है। हम तरह तरह के भोजन खाते हैं जिन्हें उसी भोजन नली से गुजरना होता है। प्राकृतिक रूप से भोजन को एक प्रक्रम से गुजरना होता है जिससे वह उसी प्रकार के छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। इसे हम दांतों से चबाकर पूरा कर लेते हैं क्योंकि आहार का आस्तर बहुत कोमल होता है, अतः भोजन को गीला किया जाता है ताकि उसका मार्ग आसान हो जाए। जब हम अपनी पसंद का कोई पदार्थ खाते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। यह वास्तव में केवल जल नहीं है, यह लाला ग्रंथि से निकलने वाला एक रस है जिसे लाला रस या लार कहते हैं। जिस भोजन को हम खाते हैं उसका दूसरा पहलू उसकी जटिल रचना है। यदि उसका अवशोषण आहार नाल द्वारा करना है तो उसे छोटे अणुओं में खंडित करना होगा। यह काम जैव उत्प्रेरक द्वारा किया जाता है जिन्हें हम एंजाइम कहते हैं। लार में भी एक एंजाइम होता है जिसे लार एमिलेज कहते हैं। यह मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। भोजन को चबाने के दौरान पेशीय जिह्वा भोजन की लार के साथ पूरी तरह मिला देती है। तो यहाँ जितनी बातें लिखी है इसका हम लोग क्रियाकलाप में करके देख चुके हैं। लार के द्वारा शर्करा में परिवर्तन होना, ये प्रयोग में देख चुके हैं हम। आहार नली के हर भाग में भोजन की नियमित रूप से गति उसके सही ढंग से प्रक्रमित होने के लिए आवश्यक है। यह क्रमाकुंचक गति पूरे भोजन नली में होती है। मुंह से आमाशय तक भोजन ग्रसिका या इसोफेगस द्वारा ले जाया जाता है।
आमाशय एक बृहद अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। आमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रसों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। ये पाचक कार्य आमाशय के भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रोटीन पाचक एंजाइम पेप्सिन तथा श्लेष्मा का स्त्रावन करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। आपके विचार में अम्ल और कौन सा कार्य करता है? सामान्य परिस्थितियों में श्लेष्मा आमाशय से आंतरिक आस्तर की अम्ल से रक्षा करता है। हमने बहुधा वयस्कों को एसिडिटी अथवा अम्लता की शिकायत करते सुना है। क्या इसका संबंध उपरोक्त वर्णिक विषय से तो नहीं है? आमाशय से भोजन अब क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। यह अवरोधनी पेशी द्वारा नियंत्रित होता है। क्षुद्रांत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहत स्थान में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबे क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। क्षुद्रांत कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्व पाचन का स्थल है। इस कार्य के लिए यह यकृत तथा अग्नाशय से स्त्रावन प्राप्त करती है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है और अग्नाशयिक एंजाइमों की क्रिया के लिए उसे क्षारीय बनाया जाता है। यकृत से स्रावित पित्तरस इस कार्य को करता है। यह कार्य वसा पर क्रिया करने के अतिरिक्त है। क्षुद्रांत में वसा बड़ी गोलिकाओं के रूप में होता है, जिससे उस पर एंजाइम का कार्य करना मुश्किल हो जाता है। पित्त लवण उन्हें छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। वह साबुन का मैल पर इमल्सीकरण की तरह ही है, जिसके विषय में हम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। अग्नाशय अग्नाशयिक रस का स्त्रावन करता है, जिसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन एंजाइम होता है तथा इमल्सीकृत वसा का पाचन करने के लिए लाइपेज एंजाइम होता है। क्षुद्रांत की भित्ति में ग्रंथि होती है जो आतरस स्त्रावित करती है। इसमें उपस्थित एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में तथा वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देते हैं। पाचित भोजन को आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। क्षुद्रांत के आंतरिक आस्तर पर अनेक अंगुली जैसे प्रवर्ध होते हैं, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं। ये अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की बहुतायत होती है, जो भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बिना पचा भोजन बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहाँ दीर्घरोम इस पदार्थ में से जल का अवशोषण कर लेते हैं। अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर के बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ का बहिक्षेपण गुदा और रोदनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह भी जानिए दंत क्षरण। दंत क्षरण या दंत क्षय इनेमल तथा डेंटिन के शनैः शनैः मृदुकरण के कारण होता है। इसका प्रारंभ होता है जीवाणु शर्करा पर क्रिया करके अम्ल बनाते हैं, तब इनेमल मृदु या विखनिजीकृत हो जाता है। अनेक जीवाणु कोशिका खाद्य कणों के साथ मिलकर
दांतों पर चिपककर दंत प्लाक बना देते हैं। प्लाक दांत को ढक लेता है, इसलिए लार अम्ल को उदासीन करने के लिए दंत सतह तक नहीं पहुंच पाती है। इससे पहले कि जीवाणु अम्ल पैदा करे, भोजनोपरांत दांतों में ब्रश करने से प्लाक हट जा सकता है। यदि अनुपचारित रहता है तो सूक्ष्मजीव मज्जा में प्रवेश कर सकते हैं तथा जलन व संक्रमण कर सकते हैं। प्रश्न पहला, स्वयंपोषी पोषण तथा विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है? तो आइए हम इसके उत्तर को जानते हैं और बच्चे आप अपने कॉपी में इसको लिख लेंगे। तो इसका उत्तर है स्वपोषी पोषण उन जीवों के पोषण की प्रक्रिया है जो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा स्वयं बनाते हैं। भोजन के लिए कच्चे पदार्थों जैसे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा सूर्य के प्रकाश आदि का उपयोग कर पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से भोजन बनाते हैं। उदाहरण हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। तो यहाँ पर दो चीज का अंतर करना था, स्वपोषी और विषमपोषी। तो आइए हम विषमपोषी के बारे में देखते हैं। विषमपोषी पोषण उन जीवों का पोषण है जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों पर आश्रित रहते हैं। उदाहरण मानव, पशु, पक्षी इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करता है? ये दूसरा प्रश्न है। 2 का उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे निम्नलिखित स्रोतों से प्राप्त करते हैं। पहला, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा, सूर्य से सूर्य का प्रकाश। तीसरा, भूमि से जाइलम एवं फ्लोएम द्वारा जल एवं खनिज लवण। इन सभी सामग्रियों तथा पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल की सहायता से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। तीसरा प्रश्न, हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है? तो इसका उत्तर है, हमारे आमाशय में अम्ल की निम्नलिखित भूमिकाएं हैं। पहला, आमाशय की भित्ति में उपस्थित जठर ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं अम्लीय माध्यम तैयार करता है जो पेप्सिन एंजाइम की क्रिया में सहायक होता है। दूसरा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं का भी नाश करता है। चौथा प्रश्न, पाचक एंजाइमों का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर है 4 का उत्तर, जैव उत्प्रेरकों द्वारा भोजन के पचने एवं अवशोषित करने के लिए छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करने की क्रिया को एंजाइम कहते हैं। एमिलेस, लाइपेज, पेप्सिन, ट्रिप्सिन आदि पाचन एंजाइम जटिल पदार्थ कणों छोटे छोटे अणुओं में विखंडित करने में मदद करते हैं। यह सरल कण आसानी से रक्त द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं और शरीर के सभी कोशिकाओं में पहुंचाया जा सकता है।